मेरे चैनल ज्ञानोदय के सभी व्यूअर्स को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? इस लॉकडाउन की स्थिति में आशा करती हूँ आप सरकार के सभी नियमों का प्रतिबद्धता से पालन कर रहे होंगे और हम सभी का कर्तव्य भी बनता है इन सब का प्रतिबद्धता से पालन करने का और अपने देश को, अपने विश्व को, अपने राष्ट्र को इस संकट की स्थिति से उबारने का यही एक मौका है हमारे पास। तो आशा करती हूँ आप सभी सुरक्षित होंगे, अपने घरों में होंगे। तो जैसा कि हम हिंदी साहित्य की श्रृंखला की अगर बात करें तो अब इस समय हम रासो साहित्य पर चर्चा करेंगे। आज जो हमारा विषय होगा वो होगा रासो साहित्य। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था, सबसे पहले मैंने आपको आदिकाल की पृष्ठभूमि के विषय में बताया था। उसके बाद मैंने आपको बताया कि आदिकाल जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है: सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य और रासो साहित्य। तो आज मैं आपके सामने जो रासो साहित्य है उसके विषय में चर्चा करूंगी। तो आइए चर्चा करते हैं। देखिए, रासो साहित्य जो था, जैसा कि आप देख सकते हैं, कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। रासो साहित्य यानी रासो काव्य जो था वो राजनीतिक रूप से ह्रास का काल था। आक्रमण से त्रस्त समाज था उस समय और वीरत्व का स्वर इसीलिए उभरने लगा था। तो यहाँ से एक बात निकल के आ रही है कि उस समय का जो काव्य था, जो लिखा गया था, वो एक्चुअली वीरत्व का स्वर उस समय क्यों उभरा था ज्यादा। आप मेरा जो फर्स्ट वीडियो वो देखिए, आदिकाल की पृष्ठभूमि, अगर जिन लोगों ने नहीं दे रखा है तो मैंने उसमें बताया था कि बहुत से मुस्लिम आक्रमणकारी हमारे भारत में आए, जैसे महमूद गजनवी। ठीक है, तो इसकी वजह से एक एग्जाम्पल मैंने बताया है। और भी बहुत से आक्रमणकारी आए थे, ईरानियों का आक्रमण हुआ था और भी ऐसे राजा महाराजा हुए थे जिन्होंने आक्रमण किया। तो इस आक्रमण की स्थिति में क्या हुआ कि उस संकटग्रस्त स्थिति से उबरने के लिए उस समय भारत में कोई केंद्रीय शक्ति नहीं थी, है ना, कि सारे राज्य जो हैं वो आपस में एक दूसरे से लड़ते थे और एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश करते थे। इसीलिए आपस में वो युद्ध बहुत करते थे। तो राजा महाराजाओं का युद्ध हुआ करता था और जो राजा बहुत अधिक वीर हुआ करता था वो जीत जाया करता था और उसके बाद में वो अपने राज्य को, उस राज्य को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया करता था, जिसको वो जीत जाया करता था। तो उस समय क्या होता था कि उस समय के जो कवि थे वो क्या करते थे कि जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनके आश्रयदाता उनके आश्रय में रहा करते थे और राजा जो थे वो उनके आश्रयदाता बन जाया करते थे। तो जो कवि राजाओं के आश्रय में रह करके उनकी वीर गाथाएं गाया करते थे, उनके लिए कविताएं लिखा करते थे, उनके लिए काव्य लिखा करते थे, तो वो जो कवि थे, ऐसे कवि अधिक सम्मान पाते थे, है ना। तो उस समय देखा जाए तो राजनीतिक दृष्टि से बहुत उथल पुथल मची हुई थी, क्योंकि कोई केंद्रीय शक्ति नहीं थी जो उनको संभाल कर रखे, है ना। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, तो वो जो है उस समय नहीं थी, केंद्रीय शक्ति एक नहीं थी। सभी राज्य आपस में एक दूसरे से प्रतिबद्धता, एक दूसरे से जो है कह सकते कंपटीशन की भावना रखते थे, है ना। तो एक दूसरे के लिए प्रतिबद्ध नहीं हुआ करते थे, बल्कि प्रतिद्वंदी हुआ करते थे एक दूसरे के। और इसीलिए फिर जो वीरता का वर्णन किया गया कवियों के द्वारा, इसी से वीरगाथा काव्य की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारा बनता है वो ये है कि राजनीतिक दृष्टि से ह्रास का काल था, आक्रमण से त्रस्त समाज था, जिससे वीरत्व का स्वर जो है वो कवियों में उभरा। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो क्या है, अगर हम देखें अगला पॉइंट तो वो है अगर हम विशेषताओं की बात करें तो आश्रयदाताओं की प्रशंसा का काव्य था। ये जो काव्य था ये क्या था? ये था आश्रयदाताओं की प्रशंसा का काव्य। किस तरीके से आप इसको समझ लीजिए। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जो कवि हुआ करते थे वो आश्रय में रहा करते थे, है ना। जो कवि हुआ करते थे वो आश्रय में रहते थे राजाओं के, तो आश्रयदाता उनके जो हुआ करते थे उनकी वो प्रशंसा करते थे। तो इसीलिए इसे क्या कहा गया? आश्रयदाताओं की प्रशंसा का काव्य। ठीक है, दूसरी इसकी विशेषता क्या थी कि इसमें ऐतिहासिकता का अभाव था। देखिए, पृथ्वीराज रासो जैसा कि आप देखते हैं पीजीटी और नेट दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पृथ्वीराज रासो में जो उसकी ऐतिहासिकता है उस पर कई प्रश्न जो है वो उठते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो निष्कर्ष ये निकलता है कि उस समय की जो रचनाएं थी वो प्रामाणिकता पर खरी नहीं उतरती थी, है ना। यानी उनमें कहीं ना कहीं समय को लेकर के, समय काल को लेकर के, उस समय के जो राजाओं का जो वर्णन किया गया है, उनके जन्म काल, उनके मृत्यु काल, उनके नामों को लेकर, मतलब बहुत सी ऐसी
परेशानियां, बहुत सी ऐसी जो है प्रॉब्लम, समस्याएं खड़ी हो गई, जिसकी वजह से इसको ऐतिहासिक काव्य नहीं माने। हालांकि कुछ काव्य ऐतिहासिक भी थे, लेकिन ज्यादातर काव्यों की ऐतिहासिकता पर प्रश्न उठाए गए। जैसे पृथ्वीराज रासो आप जानते हैं, कोई उसे अर्ध प्रमाणिक मानता है, कोई उसको अप्रमाणिक मानता है, तो कोई उसको प्रमाणिक मानता है। ये भी मैं आपको बताऊंगी वीडियो में कि कौन कौन से लोग उसको क्या मानते हैं, ठीक है। तो मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रही हूँ, लेकिन यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है वो ये निकल करके आता है कि जो प्रामाणिकता है, प्रामाणिकता या ऐतिहासिकता का क्या था, अभाव था उस समय के काव्य में। क्योंकि जो देश काल वातावरण था, जो युद्धों की स्थिति थी, जो राजाओं की स्थिति थी, या जो समय था, वो कहीं ना कहीं मैच नहीं होता था, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है कि संदिग्ध काव्य था। अब आप सोचिए, जब कोई भी चीज मैच ही नहीं हो रही तो इस काव्य को संदिग्ध काव्य भी हम कह सकते हैं, है ना। संदिग्ध काव्य से मतलब ये है कि समय काल, राजाओं तथा विभिन्न जो देश काल परिस्थितियां हैं उनका कोई मेल नहीं है। जैसे अगर देखें खुमार रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमार रासो, इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी संदिग्ध बातें निकलती हैं, जिससे इन पर कहीं ना कहीं एक संदिग्ध प्रश्न चिन्ह जो है खड़ा होता है, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट हमारा ये हो गया कि ये जो है संदिग्ध काव्य था। उसके बाद युद्धों का यथार्थ वर्णन, इसमें सबसे जो बड़ी विशेषता थी वो इस काव्य की, रासो काव्य की, वो ये थी। देखिए, जितने भी रासो काव्य हैं ज्यादातर सब वीर गाथा काव्य हैं, या फिर कुछ श्रृंगार रस के काव्य, जैसे बीसलदेव रासो आप मानते हैं सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन उसी में हुआ था। तो ज्यादातर काव्य वीर काव्य ही हैं। तो अब यहाँ पर होता क्या था कि युद्धों का यथार्थ वर्णन हुआ करता था, यानी जो भी राजा युद्ध लड़ने जाया करता था, वो राजा जहां पर भी युद्ध लड़ने जा रहा है उस युद्ध का बिल्कुल यथार्थ वर्णन किया जाता था। किस तरह से साजो सामान जो है इकट्ठा किया जाता था सेना का, उसके बाद राजा किस तरह से लड़ता था, उसके अस्त्र शस्त्रों का वर्णन, राजा की वीरता का, उसके ओजस्वी स्वभाव का वर्णन, उसके ओज का वर्णन, सभी चीजें इतने अच्छे से डिस्क्राइब की जाती थी। तो जो युद्धों का यथार्थ वर्णन इसी काल के काव्य में मिलता है। इसके बाद जो है वो बहुत ही मुश्किल से, मतलब बहुत कम ऐसा काव्य जो है मिला है वीर गाथा काव्य के बाद जिसमें इतना अच्छा और यथार्थ वर्णन किया गया युद्धों का, है ना। तो यहाँ से हम ये बात कह सकते हैं कि युद्धों का यथार्थ वर्णन, अद्वितीय वर्णन हमको मिला। उसके बाद अगला जो है वो क्या है, चरित्र नायकों का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन। लेकिन यहाँ पर एक निगेटिव पॉइंट भी था। निगेटिव पॉइंट ये था कि जो चरित्र नायक हुआ करते थे, जैसे आपका बीसलदेव रासो, ठीक है, नरपति नाल ने लिखा, तो बीसलदेव का वर्णन किया गया। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान का वर्णन किया गया। तो कभी कभी ऐसा होता था कि जो कवि था वो अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कर दिया करता था, यानी इतना ज्यादा वीरत्व प्रभाव वहां पर दृष्टिगोचर होता था, जिसकी वजह से अब आप जानते हैं जब भी अतिशयोक्ति होती है तो वो काव्य जो है उसमें रस नहीं आता है ना। तो इसीलिए चरित्र नायकों का कहीं कहीं अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, ठीक है, जो अपने आप में एक निगेटिव पॉइंट था इस काव्य का। उसके बाद फिर आते हैं भावोन्मेष का अभाव। अब आप देखिए भावोन्मेष का अभाव कैसे हुआ, ठीक है। भावोन्मेष का मतलब ये है कि जो काव्य था वो वर्णनात्मक रूप में अधिक था, है ना। काव्य किस रूप में था, वर्णनात्मक रूप में। वर्णनात्मक रूप का मतलब, वर्णनात्मक रूप से हम ये कह सकते हैं कि ऐसा लगता था उसको पढ़ते समय कि वर्णन होता जा रहा है, युद्धों का वर्णन, वीर गाथा का वर्णन। लेकिन जो भाव उमड़ते हैं एक काव्य को पढ़ करके, जो हम अपने हृदय में महसूस करते हैं एक काव्य की आत्मा को, तो वो जो आत्मा थी वो कहीं ना कहीं महसूस नहीं हो पाती थी उस काव्य में, है ना। तो इसीलिए भावोन्मेष का जो था वो क्या था, अभाव था इस काल की काव्य में, ठीक है। इस काल के काव्य में किसका अभाव था, भावोन्मेष का अभाव। उसके बाद जो सेवेंथ है वो क्या है, वीर रस का प्राधान्य और श्रृंगार रस गौड़ था, ठीक है। देखिए उस समय का जो काव्य था, जो वीर गाथा काव्य था, उसमें वीर रस का प्राधान्य था। यानी जो पहला रस था, यानी पहला, आपने रस तो पढ़े ही होंगे ना, तो जो पहला रस हुआ करता था वीर रासो काव्य में, पहला रस अगर हम निष्कर्ष निकालें रसों का कि क्या कौन सा रस उसमें अधिक प्रभाव डाल रहा है हमारे ऊपर, तो वो था वीर रस, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो है वो गौड़ रस जो दूसरा था वो था श्रृंगार रस। जैसे पृथ्वीराज रासो में भी आप देखेंगे, अगर आप उसमें देखें पढ़ करके उसको,
तो वीर रस सबसे पहले वीर रस का प्राधान्य हुआ करता है, उसके बाद श्रृंगार रस जो है वो गौड़ माना जाता है ना। ये क्वेश्चन आता भी है कि पृथ्वीराज रासो का जो प्रधान रस था वो कौन सा था, वीर रस, और जो गौड़ रस था वो क्या था, श्रृंगार रस। इसी तरह से तो ये मैक्सिमम ज्यादातर काव्यों में ये चीज हमें मिलती थी, ठीक है। उसके बाद है जनजीवन के वास्तविक संपर्क का अभाव। अब आप एक बात खुद सोचिए कि जिस काव्य में भावोन्मेष ही नहीं होगा, जिस काव्य में भावनाएं ऐसा नहीं था कि भावनाएं नहीं थी, लेकिन भावनाओं की जो गंभीरता, भावनाओं की जो गहराई थी वो कहीं ना कहीं महसूस नहीं हो पाती थी, क्योंकि लगातार वीरताओं का वर्णन, राजाओं का वर्णन, मतलब एक जनजीवन जो होता है, जो सामान्य जनजीवन, उससे कहीं ना कहीं हम जुड़ नहीं पाते थे। इसलिए ये जो काव्य था वो कहीं ना कहीं एक विशेष वर्ग का काव्य बन गया, जिसको सामान्य जो व्यक्ति था वो समझ ही नहीं पाएगा, है ना। तो इसीलिए सामान्य जनजीवन, क्या लिखा है, जनजीवन के वास्तविक संपर्क का अभाव, यानी जनजीवन का जो वास्तविक संपर्क है वो हो ही नहीं पाता था, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है, डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग, यानी इस समय का जो काव्य था उसमें डिंगल और पिंगल दो तरीके की भाषाओं का यूज होता था। डिंगल जो थी वो राजस्थानी मिश्रित भाषा थी, राजस्थानी जो थी, राजस्थानी और अपभ्रंश दोनों को मिक्स करके ये जो भाषा बनती थी इसे डिंगल कहा करते थे, थोड़ी सी कर्कश भाषा होती थी ये। जबकि जो पिंगल भाषा थी वो अपभ्रंश और ब्रजभाषा दोनों को मिक्स करके बनाई गई थी, है ना, दोनों का मिश्रित रूप था। तो उसको पढ़ने में एक अलग ही रस, अलग ही आनंद की अनुभूति हुआ करती थी। तो डिंगल जो थी थोड़ी सी कर्कश हुआ करती थी और पिंगल जो बहुत ही मृदुल भाषा थी, ठीक है। तो ये दो भाषाएं होती थी। ये सब मैं आपको पूरा अच्छे से पूरा डिस्क्राइब करके बताऊंगी कि डिंगल पिंगल कौन सी भाषाएं थी, कौन से काव्य डिंगल में लिखे गए, कौन से काव्य पिंगल में लिखे गए। ये सभी चीजें मैं आपको आज मैं सिर्फ आपको विशेषताओं से अवगत करा रही हूँ, क्योंकि आप कभी कहीं भी इंटरव्यू में जाएं तो अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि विशेषताएं क्या है रासो काव्य की, तो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद छंदों का प्रयोग, तो छंदों में था दोहा, सोरठा, तोटक, पद्दड़ियां, सट्टक, गाथा, गाहा, उल्लाला, कुंडलियां, रोला आदि। जितने भी मैंने आपको अभी बोले हैं छंद, ये सभी छंद, जैसे सट्टक छंद था वो उस समय का बहुत ही फेमस छंद था, पद्दड़ियां, ठीक है, और ये तोटक, ये वीर गाथा काव्य के बहुत ही महत्वपूर्ण और फेमस जो है छंद हुआ करते थे। तो ये उस समय के छंद हैं। तो आप ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको नोट कर लीजिए। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इस तरह से मैंने आज आपको रासो काव्य के विषय में बताया। अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी रासो काव्य का नाम कैसे पड़ा, किन विद्वानों ने रासो का क्या अर्थ माना है, ठीक है। तो ये बहुत मुश्किल से बच्चों को याद होता है, याद नहीं होता, इसे याद करना बड़ा कठिन होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ट्रिक से बताऊंगी, ठीक है, ट्रिक से बताऊंगी कि रासो का क्या अर्थ निकाला विभिन्न विद्वानों ने, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मेरे चैनल को। इसके अलावा बेल दबा दीजिए और मुझे लगातार कमेंट जरूर कीजिए, मेरे वीडियो शेयर कीजिए और सभी अपने फ्रेंड्स को। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।